वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर। प्रोग्राम के पहले से बात कर रहे थे कि जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन क्यों शुरू की जाती हैं, ख़ास तौर के ऊपर ऐसे जजेस जो थोड़े से आज़ाद मंश दिखाई देते हैं, जो कानून और आइन को देख कर फैसले करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। आमिर साहब आज से बात कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन मैं एक सवाल भी छोड़े जाता हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर तैमूर एक बात कर रहे थे, वो भी अदलिया के साथ मुतल्लिका है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला। और अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो डेफिनेटली उसके इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फोरम है, लीगल फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जो उसका फिर फैसला करता है। ऐसे क्या हालात पड़ गए कि पहले हम जो है कि एक मुत्तफ़िका तौर के ऊपर इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम होती है, उसके तहत एक इलेक्शन भी होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद जहाँ पे जब ट्रिब्यूनल्स कायम हो रहे होते हैं और फिर अगेन वही जो भी आप बात कर रहे थे कि फैसले अगर हक में आ रहे हों या फैसले खिलाफ आ रहे हों, तो फिर हम दोबारा कानून बदलते हैं और फिर अपनी मर्जी से दोबारा रिटायर्ड जजेस या ऐसे जजेस या पीसीओ के तहत जिन्होंने हलफ उठाए हुए हैं उनको ला के हम असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी क्विकली जो चीज़ चंद माह पहले बुरी थी इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसको सब ने मिल के निकाला, अब दोबारा उसी को वापस लाया जा रहा है। तो ये ट्रेंड भी अब देखेंगे ज़रा, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और सियासी जमातें खास तौर के अंदर पार्लियामान के अंदर जिनका किरदार जो है कानून साजी का होता है, वो कैसे इसको ठीक कर सकती है। देखिए, कोई ये नया नया खराब नहीं हुआ खालिद साहब। ये हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और यहाँ पे जो रिगिंग है वो कोई नई चीज तो नहीं है। चलें, आज जिस पार्टी को रिगिंग का सबसे ज्यादा एतराज है या ट्रिब्यूनल्स के बारे में शोर मचा रहे हैं पीटीआई के हमारे दोस्त, हमें बताइए कि क्या जब इनके दौर में वो शोरा आफाक केस था, इनके डिप्टी स्पीकर वाला, जिसे आइन शिकन भी कहा बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सूरी साहब को, उनका केस था, वो तीसरे नंबर पे थे और कितने वोटों से हारे हुए थे। क्या इन्होंने उसे सुनने दिया? कोई भी हुकूमत नहीं होने देती। कल था वो भी गलत था, आज है ये भी गलत है। अच्छा, ये अब किसी ट्रिब्यूनल से या एक दो केसेस से ठीक नहीं होगा। इसके लिए ठीक करने के लिए जरूरत है कि हमें मिल बैठना पड़ेगा। और मिल बैठने के लिए देखिए, क्या मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की इस वक्त बुनियादी तौर पर जरूरत नहीं है? जजों की तकर्री हमने कुछ बेहतरी 18वीं तरमीम में लाए, वो जो जुडिशल मार्शल लॉ लगाई थी इफ्तिखार चौधरी ने, और उसने जिस तरह बलडोज किया, इन्हीं तरमीम को खत्म किया, वो आपके सामने है। तो दोबारा से जजेस की तकर्री के ऊपर आया जाएगा। मैं नहीं समझता, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ अपने भाई बैरिस्टर तैमूर साहब की इस बात से कि बार काउंसिल्स को जजों की हिमायत में निकलना चाहिए। बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बदतरीन तजर्बा था जो हम निकले हैं पहले ये जजेस मूवमेंट के अंदर, और हमने झूठे वो रियासतों की माँ के जैसी और फलाना फलाना, हम जिस चीजों को लेके, मैं खुद उसमें मुकैयद रहा हूं। बड़े डंडे खाए हुए हैं यार, सारे जितने बैठे हुए सबने डंडे खाए हुए हैं। हाफिज साहब ने भी, हम सब ने भी। उससे हमें मिला क्या है? उससे हमें मिला है हमारे प्रोफेशन के अंदर गुंडागर्दी और जजों की आमरीयत। ये हम सब जानते हैं, अगर हम इजहार करें या ना करें। तो मैं ये अच्छा, लेकिन कोई किसी और साइड से भी जाबराना या आमराना हमले हो रहे हो तो फिर उसको भी रोकने के लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, वो इसलिए होते हैं जाबराना और आमराना कि ये सारे जजेस उधर की आशीर्वाद से बन के आते हैं। कोई पहली दफा तो उधर से खून नहीं ना आ रहे। ये तो पाकिस्तान की तारीख है। जस्टिस मुनीर से और पीछे भी चले जाए और सारे। वैसे ये जो तरीकाकार है जुडिशियल एकेडमी के अंदर जो सिलेक्शन होती है, एग्जाम होता है, वहां आते हैं, तो क्या उसी को अडॉप्ट कर लिया जाए कि उन्हीं को प्रमोशन देते देते ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आए और ये इंडक्शंस हैं बाहर से, इसको खत्म ही कर दिया जाए कि ये एक बेहतर तरीका है? मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं इस बात को कहूंगा तो बड़ा एक वावेला मचेगा। लेकिन बहरहाल देखा जाए कि आप चाहते हैं कि जुडिशरी से सियासत खत्म हो, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासी जहन रखने वाले हैं वो हैं वकला, जो साल में 3-3 इलेक्शन लड़ते हैं। अब उन्हीं में से बनने वाला जज सियासत से कैसे अलग थलग रह सकता है? नहीं रह सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो पॉलिटिकल एनिमल होता है पूरा, और जितनी पॉलिटिक्स वो करता है, जब सियासतदान भी सियासत से छुट्टी कर लेता है, वकील और बार काउंसिल उस वक्त भी सियासत कर रही होती कर लेती, तो आप उन्हें कहेंगे कि वो जुडिशरी में आगे सियासत नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जजेस की तकर्री के ऊपर आना पड़ेगा, और हमारे दोस्तों को ये देखना पड़ेगा कि ऐसी बातें सिर्फ वसूली कर लेने से नहीं है। जब हम हुकूमत में होते हैं हमारे रवैये क्या होते हैं, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं हम तो मारे खा चुके हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब जो इलेक्शन नहीं लड़ते साल में 3 दफा, जो बड़ी तरबियत आपकी सिविल सर्विसेज अकेडमी है या बाकी कई अकेडमीज हैं, और वहां से भी जो आते हैं बड़ी सियासत करते हैं जिन्होंने सियासत नहीं करनी होती। हाफिज साहब, मैं सिर्फ आखिरी बात करती थी, मेरा एक प्रपोजल था, या अगली दफा ले लें फिर आप हाँ, चले अब कर ले वो कर ले क्यों। मैं सिर्फ आखिरी बात करता हूं कि हमें सबको मिल बैठना पड़ेगा। मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है, बैठना पड़ेगा, इख्तलाफात खत्म करने पड़ेंगे। उसके लिए पहली शर्त ये रखें
कि आइंदा के बाद किसी को एक्सटेंशन नहीं देनी है। पाकिस्तान के अंदर 70 साल का सियासतदान कोई हुकूमती ओहदा नहीं लेगा और 75 साल का सियासतदान सियासत से रिटायर होगा, कोई पार्टी ओहदा नहीं लेगा। उसके बाद देखिए ये सारे सियासतदान बैठेंगे और ये जब हटेंगे 70-75 साल वाले, तो एक नई फ्रेश लौट आएगी और पाकिस्तान के अंदर सियासत बदलेगी। ये बाकी सारी तजावीज आपकी मान ली जाएंगी, आखिरी 70 साल वाली आपकी दोनों पार्टियां मुखालिफ नहीं मानेगी, उनके पास उसके बाद बचेगा कि हाफिज साहब जरा आपकी तरफ आते हैं। आपने जो नुकात उठाए थे उसमें एक तकर्रियों का मामला था और फिर अभी आमिर साहब ये कह रहे हैं कि बार एसोसिएशन को बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए, और वो सिर्फ हम जुडिशरी की बात नहीं कर रहे, जहाँ जब्र का माहौल हो तो आपको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस करनी पड़ती है, वो उसके बगैर काम चलता नहीं है। तो ये तकर्रियों में भी आप क्या समझते हैं कि जो बैरूनी इंडक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, और जो एकेडमी है जुडिशल एकेडमी वहीं से अगर आते हैं तो आप समझते हैं कि मामला ठीक हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हो रहा है कि आप अभी 6 माह पहले समझते हैं ये ठीक है, फिर 3 माह बाद समझते हैं ये ठीक है, 2 माह बाद समझेंगे कि नहीं ये गलत था, इसको फिर चेंज कर दें, तो अपने मफादात को देखकर हम जो ये कानून को नाक की मोम की तरह जो मोड़ना शुरू कर देते हैं, ये भी रवैया ठीक है, ये गलत है? अच्छा खालिद, ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के ऊपर जाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 75A का एक प्रोसेस जो है, जो 19th अमेंडमेंट के अंदर उसको चेंज किया गया, हालांकि 18th अमेंडमेंट के अंदर एक इक्वल लेवल प्लेइंग था फ्रॉम द जुडिशरी साइड और उसके आपकी जो थी गवर्नमेंट साइड से थी। चूँकि इसमें तो दो राय नहीं, ये दोनों दोस्त बैठे हैं, आप भी, हम सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट्स का एलिवेशन का प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश है उसको चेंज करने की, उसको बदलने की। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर जो कंसल्टेशन जिसकी तरफ बार बार इशारा किया गया था और 18th अमेंडमेंट के अंदर उसको एड्रेस करने की कोशिश की, उसको 19th अमेंडमेंट के अंदर दोबारा एक जुडिशल प्रोसेस के अंदर डाल दिया गया। यानी कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वही होली सोली है, जो वो फैसला करें और उसके बाद जो कॉम्पोजिशन भी बनी उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो आपके जुडिशल जजेस की है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस जुडिशल प्रोसेस के अंदर, अगर एलिवेशंस के अंदर इस तरह की चीजें सामने बात के अंदर आती हैं, तो वो जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। आपको पता नहीं था कि आपने किसी के क्रेडेंशियल्स को किस तरह ठीक चेक करना है, आपको नहीं पता था कि उनकी इंटेग्रिटी के इश्यूज क्या है, आपको नहीं पता था कि उनका जो है पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से उससे कितना ताल्लुक है, आपको नहीं पता था कि उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी है, आपको नहीं पता था कि एक बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर ही नहीं है और एक दिन पहले उसको लाइसेंस दे के आप फिर कर देते हैं, आपको नहीं पता कि आप जो जज बना रहे हैं उनके ऊपर ऑलरेडी FIRs भी दर्ज हुई हैं। तो ये वो सारा पता होता है, सब कुछ रखते इसलिए नहीं, अगर नहीं देखे ना, अगर वो पता है, नहीं मुझे नहीं खालिद, अगर ये पता इस चीज का है, तो अगर इस मुल्क का हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है, वो है आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, और प्रोविंस का है आपका चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो फिर अगर इस लेवल के अंदर भी जाके फिर आप ये कहें और आप कहें कि नहीं जी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अंदर को बेहतरी की गुंजाइश है, बंदे तो इन्होंने ले, इससे और बेहतर आप लॉ ले आए, इससे और बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन ले आए। लेकिन अगर आपका जो पिक एंड चूज करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर ही आप वो चीजें लेके आते हैं कि जिसके अंदर शायद फेवर हो सकती है, शायद फेवरेटिज्म हो सकती है, चाहे रिलेटिव्स हो सकते हैं, चाहे बार की पॉलिटिक्स हो सकती है, चाहे आपके जो स्पेशल चेंबर्स हैं उनकी हो सकती है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो फिर आपको रिजल्ट तो यही निकलेगा ना कि जब आपके पास जिन 2 जजेस का आपने नाम लिया है, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो क्या उन्होंने वो, क्या पाकिस्तान का जो दूसरा एक प्रोसेस है जो आता है, जो लॉयर्स है, वो लॉयर्स से वो तो एक दूसरी सर्विस के अंदर आए और आके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज भी लोग उन्हें नेक नाम करते हैं। उसके अलावा भी 2, 3, 4 जो जजेस आपके आए। तो बुनियादी चीज खालिद इस चीज के अंदर ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को, हमारे कंसर्न चीफ जस्टिस को, और अभी अपॉइंटमेंट्स होने लगी हैं बहुत सारे प्रोविंसेस के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन 1/3 इस वक्त खाली पड़ा है, इसी तरह आपका KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है, मेरिट के ऊपर लेके आए। और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की बार्स को भी पता होता है, पाकिस्तान के जजेस को भी पता होता है कि मेरिट बेस्ड कौन शख्स है। अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो फिर आप किस चीज का। और फिर दूसरा खालिद एक ये है कि अगर आप जज बन जाते हैं तो आप 3 चीजों का ओथ लेते हैं। नंबर 1 कि मैं डरूंगा नहीं, नंबर 2 मैं फेवर नहीं करूंगा, तीसरा मैं इलविल नहीं करूंगा।
तो अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओथ है उसके नीचे अगर आप तीनों चीजों के अंदर किसी जगह आप अपने आप को मिसफिट समझते हैं तो फिर आपको बाहर आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप कहीं इसके ऊपर जो राय होगी कि जजेस की तकरीर के हवाले से कि क्या जो इंडक्शन होती है बैरूनी या तरीक़ेकार ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है वो ठीक है या इसको चेंज करना चाहिए, और बार का किरदार जो है कि इसके ऊपर भी जरूर कमेंट कीजिएगा, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर बार को बाकी खामोश रहना चाहिए या अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक जजेस की तकर्री का सवाल है, इस पे ज़ाहिर है पहले भी पार्लियामान में भी पिछले अदवार में भी बहुत बहस हुई। अभी भी मेरे ख्याल में वो मामला बिल्कुल दुरुस्त या ठीक नहीं है, उसके अंदर रिफॉर्म की गुंजाइश मौजूद है। कई तरीके हो सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अभी भी लोगों की सवाबदीद है जजेस की अपॉइंटमेंट में, शॉर्ट लिस्ट करने में, 1.5 लाख से ऊपर प्रैक्टिसिंग अगर वकील है पाकिस्तान के अंदर और उसमें से आ जाके नाम आप ढूंढने शुरू करते हैं। पर लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त आज भी 20 सीटें खाली हैं, 62 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है या 60 की, और उसमें सिर्फ 38 जजेस थे। अभी पिछले हफ्ते तक अब शायद एक सीट और बन गई है, जाहिर है। तो ये तो वो भी फिल नहीं कर पा रहे हम। तो ज़रूरत ये है कि हम कोई उसका तरीक़ेकार वाकई और बेहतर करें। हम हो सकता है कि आप जिस तरह सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जज तो आप डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, फिर वो करियर जजेस बन जाते हैं, तो या हम उस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे हम वाकई जजेस को उस तरफ ले जाएं, उनकी ट्रेनिंग ही पूरी ज़िंदगी की प्रोफेशन की उस तरह करें। हमने अभी थोड़ा सा यूके या यूएस वाला कुछ हद तक रखा हुआ है कि डायरेक्ट इंडक्शन हो सकती है अपलेट कोर्ट्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स की डेफिनेटली कि क्या तरीक़ेकार है, ज़रूरत मौजूद है। जहाँ तक बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन की बात है, देखिए उनके दो जो अहम उनका रोल है सबसे, वो तो वकला की वेलफेयर का है, वकला की एक गवर्निंग रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे भी है। वो अनफॉर्चुनेटली वो रोल भी पूरी तरह नहीं निभा पा रहे। हम आई थिंक तीनों ही इस बात के हक में हैं और ये बात शायद करते रहें मुख्तलिफ सेमिनार्स में, शोज़ के ऊपर भी, कि आप लॉयर्स की एजुकेशन के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तरीक़ेकार है उस पर काम करें, फोकस करें। डिसिप्लिनरी जो इश्यूज़ हैं वकीलों के, यहाँ इलेक्शन ख़त्म होता है तो क्लैशनकोफ से बाहर हवाई फायरिंग हो रही होती है यूनिफॉर्म के अंदर, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। आप जजों से बदतमीज़ी करके निकल जाएं, कुछ नहीं होता। और आपकी अगर वाकई जाली डिग्री है उस पर अब कभी कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन हमें नहीं नज़र आया कभी कि अक्रॉस द बोर्ड हो। तो ये सारा तरीक़ेकार जो है वो बार काउंसिल्स के ज़ुम्मे में आता है, वो इसके ऊपर काम कर सकती हैं, उनको बेहतर काम करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स है फॉर द जुडिशरी वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप लीगल प्रोफेशन की क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। बाहर कोई भी बार का किसी बड़े डेवलप्ड मुल्क के अंदर कोई मेंबर है, वकील है, उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है और समझा जाता है कि वो लायक शख्स होगा, और मर्द हो या खातून। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पे प्रोफेशन जो है रेगुलेटेड है, एक्सपेक्टेड है कि एक आप मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन और अचीव कर रहे होंगे। यहाँ पे वो नहीं। एक सेकंड मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, फिर आप उस तरह चले जाइएगा कि अगर हम फॉलो करते हैं, चाहे हम यूएसए का मॉडल करते हैं या यूके का मॉडल हमने फॉलो किया है, मैं ये समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान के इस जुडिशल प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है तो पब्लिक हेयरिंग का कॉन्सेप्ट दें। और पब्लिक हेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को भी पता हो कि किन की एलिवेशन होने वाली है, शॉर्ट लिस्ट के अंदर है, वो बैठे, जुडिशल कमीशन बैठे, पब्लिक देखे और उसके बाद फीडबैक के ऊपर आप फैसला करें कि क्या ये शख्स जो है इस मुल्क की हायर जुडिशरी के लिए डिजर्व करता है या नहीं करता। ये है वो लिटमस टेस्ट जिससे आपकी ओपन पॉलिसी की वजह से या ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको डेफिनेटली अच्छे लोग मिलेंगे। और पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर अच्छे लोग हैं जो इस मुल्क को सर्व कर सकते हैं, लेकिन शायद उनकी वो एक्सेस नहीं है कि वो इस जो एक सीक्रेट प्रोसेस है उससे इस सिस्टम के अंदर बन रहा होता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ कानूनी के साथ साथ जो सियासी मामला जुड़े उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।